हेलो दोस्तों, आपको अवलोकनाइस में स्वागत है। हम लोग इस सेशन में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पार्ट 3 में चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में कि जो सिलेबस है उसमें क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इन सब बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जो पेपर होता है आपको जब लेते हैं तो उसमें एक पेपर ही आपको मिलता है, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी करके दिया जाता है। सेक्शन ए क्या है? सैद्धांतिक पार्ट, जिसे हम अगले चरण में समझेंगे। सेक्शन बी के अंतर्गत क्या पढ़ना है? व्यवहारिक पार्ट, जिसे इंडियन इकोनॉमी और बिहार इकोनॉमी के पार्ट को पढ़ना है। दोनों पर सैद्धांतिक पार्ट में कितना क्वेश्चन रहता है? 6 क्वेश्चन। उसी प्रकार व्यवहारिक पार्ट में कितना क्वेश्चन रहता है? 6 क्वेश्चन। लिखना कितना रहता है? 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में, 3 क्वेश्चन सेक्शन बी में। टोटल क्वेश्चन आपका कितना हो जाता है? 12। लेकिन उत्तर कितना कर देना रहता है? 6 क्वेश्चन का। यह कितने अंक के होते हैं? 300 अंक का। जिसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे सेक्शन ए के जिसमें हम लोग सैद्धांतिक पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम बीपीएससी के सिलेबस को लेते हैं उसमें सैद्धांतिक पार्ट अर्थात सेक्शन 1 के तहत 6 यूनिट में आपके सिलेबस के बारे में चर्चा किया गया, जिसे हम मुख्यतः 6 पार्टों में हमने तोड़ने का प्रयास किया है इसे। तो 6 पार्ट कौन से हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, चौथा मौद्रिक अर्थशास्त्र, पांचवा वित्त अर्थशास्त्र, छठा पार्ट समृद्धि एवं आर्थिक विकास अर्थशास्त्र। हम इस सेशन में चर्चा करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को छोड़ना है। यह बात हमारा किस पर आधारित होगा? क्वेश्चन बैंक प्लस सिलेबस और बीपीएससी के पिछले साल के पूछे गए सवालों के आधार पर हमने यह सिलेबस इस टॉपिक को डिनोट किया है। तो पहले आते हैं, जैसे आप व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में वहाँ पर जाइएगा, जो सिलेबस में चर्चा किया गया है उसमें आर्थिक विकास में 3 टॉपिक दिया गया है आपको। उपभोक्ता व्यवहार, दूसरा क्या है? उत्पादक व्यवहार, तीसरा क्या है? बाजार के रूप। हम चरणबद्ध तरीका से एक एक पार्ट को व्यक्तिगत रूप से क्रमबद्ध तरीका से समझने के प्रयास करते हैं। पहला हमारा उपभोक्ता व्यवहार, जिससे हमेशा एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। इससे यह बात स्थापित होता है यह जो चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभाता है। जैसे कि 66वीं बीपीएससी को लेते हैं तो इसमें से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। उसी प्रकार 65वीं बीपीएससी को लेते हैं तो उसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया था। अर्थात इसमें से हमेशा 1 क्वेश्चन पूछने की संभावना प्रबल रहती है। इससे पहले आते हैं हम लोग इस उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है उस पर चर्चा करते हैं। उपभोक्ता व्यवहार में पहला पढ़ना है उपयोगिता विश्लेषण। जब उपयोगिता विश्लेषण की आलोचनाएं हुई तो उसी कड़ी में दूसरे विश्लेषण का विकास हुआ, जिसे उदासीन विश्लेषण करते हैं। जब इसकी आलोचना हुई तो प्रकट अधिमान सिद्धांत की स्थापना होती है और आगे चलकर एक नए दृष्टिकोण का विकास हुई, जिसे नए दृष्टिकोण कहने का मतलब जैसे इन कमियों के जैसे द रिवीजन ऑफ डिमांड थियरी को पढ़ना है, जिसे हिक्स एलन महोदय ने दिया, जो कि 66वीं बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसी प्रकार टेलर का नज सिद्धांत, और टेलर का नज सिद्धांत पूछने के पीछे तरीका ये इसलिए दिया जा रहा है, जब इस क्वेश्चन को इसलिए पूछा गया कि उस समय नोबेल पुरस्कार इस सिद्धांत को मिला था। अर्थात यह निष्कर्ष निकलता है जब भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है उस टॉपिक पर ध्यान हमें देने की आवश्यकता रहती है। हम आते हैं दूसरे की उपयोगिता विश्लेषण किसका दृष्टिकोण है? तो मार्शल महोदय ने। ठीक,
दूसरा कि जब इनका देन है तो उदासीन विश्लेषण किसका देन है, तो हिग्स और एलन। आप जहाँ भी इकोनॉमिक्स में हिग्स और एलन के नाम को सुने वहाँ पर आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र को पढ़ने का बात करते हैं लोग। ठीक, अब हम आते हैं मार्शल के दृष्टिकोण के अंतर्गत किन किन टॉपिकों पर पिछले विगत वर्षों में सवाल आया है और सिलेबस क्या करता है। पहला आता है टॉपिक हमारे लिए उपयोगिता। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि उपयोगिता क्या होता है। दूसरा इसके प्रकार को समझेंगे, जैसे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता के बारे में हम समझें। यह तीनों के बीच क्या अंतर संबंध है जिसे ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जब ग्राफ को हम निरूपण कर देंगे तो ग्राफिक के माध्यम से हम इसकी विशेषता को समझने की प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम इतना कर लेते हैं तो मेरी उपयोगिता की अवधारणाएं क्लियर हो जाती है। दूसरा हमको पढ़ना है सिद्धांत में मुख्यतः दो सिद्धांत पढ़ना हमको, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और दूसरा सम सीमांत उपयोगिता नियम। जैसे कि 66वीं बीपीएससी में आपसे पूछ लिया गया है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, तो हम इसे 9 पार्ट में तोड़कर पढ़ेंगे, जबकि बीपीएससी आपको 66वीं में लगभग 6 या 5 पार्ट आपको पूछी है। सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी पृष्ठभूमि क्या है, दूसरा यह नियम क्या करता है, तीसरा इसकी मान्यता क्या है, चौथा इसका व्याख्या को समझेंगे, पांचवा इसकी महत्व को समझेंगे, छठा इसकी अपवाद को समझेंगे, सातवां इसकी आलोचना को समझेंगे और इस सिद्धांत के द्वारा उपभोक्ता संतुलन कैसे होता है उसको समझेंगे और यह नियम लागू क्यों होता है इसको समझने के बाद इसके निष्कर्ष पर हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार सम सीमांत उपयोगिता नियम को हम लोग पढ़ेंगे, जिस प्रकार से इसमें जितने 9 पॉइंट डिनोट किया गया उसी प्रकार को इस नियम में भी 9 पॉइंट पर पढ़ेंगे, लेकिन ये कि इसमें जुट जाएगा अनेक नाम से जाना जाता है। इसे अनेक नाम से पोषण के द्वितीय नियम कहते हैं, प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं, अधिकतम संतुष्टि का नियम कहते हैं। यह नियम अनेक नामों से क्यों जाना जाता है उस पर एक केवल चर्चा कर लेंगे और इसके 9 पॉइंट को इसमें शामिल करके हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। चौथा पॉइंट में पढ़ेंगे मांग। सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे मांग क्या है, और मांग जान जाएंगे तो उसकी प्रकार को जानेंगे, प्रकार जान जाएंगे तो उसकी विशेषता को जान लेंगे, तो हम अगले कड़ी में आ जाएंगे। यहाँ से फिर पढ़ने के बाद हम आएंगे मांग के नियम। मांग के नियम को समझेंगे कि मांग के नियम आपको क्या कहता है, मांग के नियम का मान्यताएं क्या है, फिर इसकी व्याख्या को समझेंगे। मांग वर्ग जो होता है वो ढालू क्यों होता है उसके बारे में हम समझेंगे कि मांग वर्ग ढालू क्यों होता है, फिर इसकी अपवाद क्या है, जी मांग वर्ग क्यों लागू नहीं होता, अर्थात जो प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशन क्यों स्थापित हो जाता है, इसको समझने पर फिर इसकी आलोचना करेंगे, अंतिम निष्कर्ष पर हम लोग पहुँच जाएंगे कि मांग के नियम क्या है। उसी प्रकार इसको जानेंगे। छठा टॉपिक हमारा लिया जाएगा कि मांग का लोच क्या है। मांग का लोच सबसे पहले जानेंगे मांग का लोच क्या है, मांग के लोच के प्रकार को जानेंगे और उसके बाद से इसमें जो टॉपिक छूट गए हैं उसमें और आगे हम ऑन टॉपिक भी में कवर कर लेंगे। इस प्रकार हमारा उपभोक्ता व्यवहार का एक विश्लेषण यूटिलिटी एनालिसिस जो हमारा समाप्त हो जाएगा, जिससे प्रबल संभावना एक क्वेश्चन आ जाए। उसी प्रकार दूसरा है कि जब यह सिद्धांत विकास हो गया तो अगले चरण में आता है कि इसकी कमियां क्या रही, कि उदासीन विश्लेषण को लाने के पीछे क्या कारण था, लाने के पीछे क्या कारण था, उन सब व्याख्याओं को हम लोग समझेंगे। जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि उदासीन वर्ग,